Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. 18वीं और 19वीं सदी में ना एक ऐसा तूफान आया जिसने पश्चिमी दुनिया का नक्शा समझिए हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये तूफान था राष्ट्रवादी क्रांतियों का। तो आज हम इसी तूफान की कहानी को जरा गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर ये राष्ट्र या नेशन होता क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? और ऐसी क्या बात है कि लोग इसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं? इन सारे सवालों का जवाब ना एक बहुत ही ताकतवर सोच में छिपा है, राष्ट्रवाद। देखिए, ये कहता है कि हमारी सबसे बड़ी वफादारी किसी राजा या किसी साम्राज्य के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनकी संस्कृति और जिनका इतिहास एक जैसा हो। अब सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी सोच थी। अच्छा, इन क्रांतियों की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए उस सोच को थोड़ा और समझते हैं जिसने इन्हें जन्म दिया। राष्ट्रवाद, आप कह सकते हैं, एक ऐसी ताकत है जिसके दो चेहरे हैं, एक जो बनाता है और एक जो बिगाड़ता भी है। राष्ट्रवाद कई तरीकों से सामने आता है। कभी ये जर्मनी और इटली की तरह बिखरे हुए राज्यों को एक कर देता है, इसे कहते हैं एकीकरण। तो कभी ये ग्रीस की तरह किसी बड़े साम्राज्य से अलग होकर एक नया देश बना लेता है, जिसे हम अलगाव कहते हैं। और कभी-कभी ये अमेरिका की तरह अलग-अलग संस्कृतियों को मिलाकर एक बिल्कुल नया देश बना देता है, इसे कहा जाता है राज्य निर्माण। और यहीं पर राष्ट्रवाद का वो दोहरा चरित्र साफ साफ दिखता है। मतलब एक तरफ तो ये लोगों को जोड़ता है, उन्हें आज़ादी दिलाता है और तरक्की के लिए प्रेरित भी करता है। वहीं दूसरी तरफ यही सोच भयानक युद्धों, नफरत और जुल्म की वजह भी बन जाती है। ये एक ऐसी ताकत है जिसने दुनिया को बनाया भी है और मिटाया भी। तो सवाल ये है कि ये ताकतवर सोच सबसे पहले कहाँ एक बड़े धमाके की तरह सामने आई? जवाब है फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति वो पहली चिंगारी थी जिसने राष्ट्रवाद की आग पूरी दुनिया में फैला दी। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज कुछ ऐसा था। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। देश के लगभग 97% लोग, यानी आम जनता, वो सारे टैक्स भरते थे, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। वहीं मुट्ठी भर अमीर पादरी और शाही लोग सारे मजे कर रहे थे। तो जाहिर है ये नाइंसाफी अब और नहीं चल सकती थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 1789 में क्रांति की शुरुआत हो गई। अगले 10 साल फ्रांस के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। पहले तो राजा को हटाया गया, फिर आतंक का राज आया जिसमें हजारों लोगों को राष्ट्र का दुश्मन बताकर मार दिया गया, और आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। आतंक के उस दौर का नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उसका ये कहना उस समय की कट्टरता को दिखाता है। उसके लिए राष्ट्र के नाम पर की गई कोई भी क्रूरता जायज थी। यहीं पर राष्ट्रवाद का सबसे भयानक चेहरा हमें देखने को मिला। फ्रांस में जो आग लगी थी वो सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। इसकी लपटें अटलांटिक महासागर को पार करके लैटिन अमेरिका तक पहुंच गईं, और वहां आज़ादी की एक नई लड़ाई शुरू हो गई। लैटिन अमेरिका में भी समाज बुरी तरह से बटा हुआ था। जरा इस चार्ट को देखिए। सारी ताकत और दौलत स्पेन से आए मुट्ठी भर लोगों के हाथों में थी, और जो लोग वहीं पैदा हुए थे उनके पास बहुत ही कम अधिकार थे। ये जुल्म अब बस खत्म होने ही वाला था। और इस लड़ाई को आवाज दी साइमन बोलीवर जैसे नायकों ने। बोलीवर और होजे दे सैन मार्टिन जैसे नेताओं ने पूरे महाद्वीप में आज़ादी का सपना जगाया। उनका राष्ट्रवाद विदेशी शासकों को बाहर निकालकर अपने लोगों का शासन स्थापित करने पर टिका था। और यहीं सबसे जरूरी बात सामने आती है। राष्ट्रवाद का विचार तो एक ही था, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका रूप बदल गया। फ्रांस में लड़ाई अंदर थी, अपने ही राजा और अमीरों के खिलाफ, जबकि लैटिन अमेरिका में लड़ाई बाहरी थी, स्पेन और पुर्तगाल जैसे विदेशी शासकों के खिलाफ। मकसद अलग अलग थे, पर जुनून एक ही था, अपने भाग्य का फैसला खुद करने का। तो इन सारी क्रांतियों, लड़ाइयों और कुर्बानियों का आखिर नतीजा क्या निकला? इस राष्ट्रवादी युग ने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो हमें आज भी साफ दिखाई देती है। आज हम जिस देश या राष्ट्र राज्य की बात करते हैं ना, उसका जन्म इसी दौर में हुआ था। बड़े बड़े साम्राज्य जैसे ओटोमन और ऑस्ट्रिया हंगरी, वो सब बिखरने लगे। लोकतंत्र और आज़ादी के विचार पूरी दुनिया में फैले। लेकिन हाँ, इसी के साथ देशों के बीच नई सीमाएं खिंची और नए झगड़े भी शुरू हुए, जिनमें से कई तो आज तक चल रहे हैं। और अंत में
ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राष्ट्रवाद ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन आज 21वीं सदी में क्या ये हमें जोड़ने वाली ताकत है या फिर तोड़ने वाली? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास और अपने आज दोनों में ही खोजना होगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.